लगातार हो रहे हमलों से बचकर यू टाइम चाइनीज ऑयल रिफाइनरी कंपनी के लोगों को एक प्राइवेट सिक्योरिटी टीम बिल्डिंग से निकाल रही है। टीम को लीड करने वाला इंसान है ड्रैगन लुओ। वो एक आधी कटी हुई फोटो को देख रहा होता है जो कि उसकी फैमिली की है, जिनसे मिले उसे कई साल हो चुके हैं। जब वो प्लांट पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि हमलावरों ने उस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है। वो लोग कंपनी के हेड मिस्टर चैंग से मिलते हैं, जो तुरंत उन्हें वहां से निकलने का प्लान बताने लगता है। उनके पास हाईवे ऑफ डेथ के अलावा वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ एक्स यूएस मेरीन क्रिस अपने भाई हेनरी से मिलता है। हेनरी के साथ कुछ उसके भाड़े के सिपाही होते हैं, जिनका क्रिस मजाक उड़ाने लगता है। हेनरी को एक आदमी को अगवा करने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो आदमी इंटरनेशनल क्रिमिनल है, जिसे ऑयल फैक्ट्री से बचाकर निकाला जा रहा है। लेकिन क्रिस कहता है, मैं ये फालतू काम नहीं करूंगा। इसके बाद क्रिस अपने गाँव में वापस आ जाता है, जहाँ वो कुछ अनाथ बच्चों का ख्याल रखता है। गांव का वाटर पंप खराब था, इसलिए ओवन उसकी जांच करता है। खराबी कुछ ज्यादा बड़ी थी, इसलिए उसे ठीक करने में भी ज्यादा पैसे लगते, जिसकी वजह से क्रिस अपने भाई के दिए ऑफर को मान लेने का तय करता है। वापस प्लांट में लुओ और उसकी टीम प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से सेफली हम यहाँ के एम्प्लॉइज को बचाकर ले जा सकते हैं। इन्हीं एम्प्लॉइज के बीच वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है। दूर से मे नाम की एक एम्प्लॉई उनको देख रही होती है। अगली सुबह वो प्लांट के सारे कंप्यूटर्स को बंद करके उनकी एक्सेस चाबी को अपने बैग में डाल लेती है। सिक्योरिटी टीम उन एम्प्लॉइज को लेकर बाहर खड़ी कुछ बसेस में बिठा देती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक गद्दार ने उस बस पर निशान बना दिया था, जिसमें कंपनी का लीडर चैंग ट्रैवल कर रहा था। मे को लुओ की बस में बैठकर जाना होता है, जिससे वो थोड़ी नाखुश दिखती है। हेलीकॉप्टर्स भी बसेस के साथ ग्रीन जोन की तरफ रवाना होते हैं और कुछ ही देर में अब वो बसेस रोड पर अकेली होती हैं। अचानक से मे के हाथ में से किताब गिर जाती है और उसमें से एक आधी कटी हुई फोटो मिलती है। तभी हमें पता चलता है ये लुओ की बेटी है, क्योंकि लुओ के पास इस फोटो का आधा हिस्सा था। लुओ उससे बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मे इतनी नाराज है कि वो अपने पिता को इग्नोर कर देती है। कुछ घंटों बाद वो हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाते हैं। वहां पर रोड के किनारे बहुत सारी जली हुई खराब कार्स पड़ी रहती हैं और इस रास्ते पर अलग अलग तरह के जाल बिछे होते हैं। वहाँ कुछ बच्चे भी होते हैं जो मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन वो भी एक जाल है। उनकी रोड को दो कार्स ने ब्लॉक करा हुआ था, लेकिन लुओ उन्हें टक्कर मारकर रास्ता बनाता हुआ निकल जाता है और उसके बाद किनारे पर खड़ी हुई कार्स ब्लास्ट होने लगती हैं। लेकिन कोई बस रुकती नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब एक जाल है। मे को परेशान देखकर लुओ कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो तभी कहती है कि मैं जानती हूँ आपको अपनी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिर्फ आप अपने मिशन को पूरा करने आए हो, वरना तुम मुझे और माँ को छोड़कर ऐसे नहीं जाते। कुछ दूर चलने के बाद एक रेत का तूफान नजर आता है, मगर उसे देखकर वो लोग हैरान थे, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में तो आज का दिन बिल्कुल क्लियर था। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो उस तूफान से लड़ते हुए अपना रास्ता तय करने लगते हैं। लुओ कहता है, ये कोई आम तूफान नहीं लग रहा। तभी सारी बसेस का एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अगले ही पल मे को तूफान में कुछ नजर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस और उसके साथी बसेस का पीछा कर रहे हैं और बस पर बने निशान की वजह से उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि किस बस को टारगेट करना है। वो लोग उस बस पर एक हुक शूट करते हैं और एक तरह की सीढ़ी का यूज करके वो उस बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्योंकि उनकी कार में अब कोई नहीं था, इसलिए वो अपना बैलेंस खोकर बस के आगे वाले शीशे में क्रैश हो जाती है और उसी टूटे शीशे में से दो लोग अंदर आ जाते हैं और वो अंदर आते ही वहाँ की सिक्योरिटी टीम पर भारी पड़ जाते हैं और फिर बस भी खुद ही ड्राइव करने लगते हैं। उसी दौरान एक दूसरी बस पर भी वो भाड़े के गुंडे अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी टीम उनका डटकर मुकाबला करती है। कुछ देर की हाथापाई के बाद लेकिन एंड में गार्ड उसे ऐसा हिट करता है कि वो बस की पिछली विंडो से निकलकर बाहर गिरती है, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि पीछे से आती हुई बस उसके ऊपर से निकल जाती है। इसके बाद वो गुंडे इस बस को भी ड्राइव करने लगते हैं। इसके बाद वो बस को रोड से नीचे उतार लेता है। फिर वो कुछ बस के पैसेंजर्स को बंदी बना लेता है, मगर क्रिस इस बात से एकदम नाखुश होता है, क्योंकि किसी भी एंगल से ये लोग क्रिमिनल्स नहीं थे, बस नॉर्मल सिविलियंस थे। हेनरी कहता है, तुम सब्र करो। कुछ देर बाद बाकी की बसेस उस तूफान से बाहर आ जाती हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उनकी दो बसेस गायब हैं। लुओ उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर वहां आता है, जिसमें लुओ और उसकी बेटी मे बैठ जाते हैं।
और तब उन्हें पता चलता है कि गुंडों ने जेट इंजन का यूज करके वो नकली तूफान बनाया था। थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी एक बस नजर आती है और उस बस की गार्ड उन्हें बताती है कि इस सब के पीछे अमेरिकन का हाथ है। दूसरा हेलीकॉप्टर दूसरे रास्ते जाता है जहां उसे उन अमेरिकन गुंडों की कार नजर आती है। दोनों तरफ से गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे एक अमेरिकन की कार ब्लास्ट हो जाती है। क्रिस एक बेहतरीन ड्राइवर होता है। वो सारे हमलों से बचता हुआ ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां से वो हेलीकॉप्टर पर इजीली शूट कर सके, और तभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी की टीम उन बसेस को लेकर ग्रीन जोन की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि लुओ का हेलीकॉप्टर खोई हुई दूसरी बस को भी ढूंढ लेता है, जहां उसे ज्यादातर पैसेंजर्स बस के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन उन्होंने चैंग और उसके असिस्टेंट्स को बस से उतारकर बंदी बना लिया था। अगले सीन में क्रिस अपने भाई हेनरी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि डील तो किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने की हुई थी, तुमने मासूम सिविलियंस को क्यों पकड़ा है? तब उन्हें पता चलता है कि ये काम ओवन ने करवाया है, जो उस ग्रुप का लीडर है जो बार बार ऑयल रिफाइनरी पर अटैक्स करवाता था। वो कहता है कि मैं ऑयल कंपनीज के लिए काम कर करके थक चुका हूँ, इसलिए मैं खुद के लिए मोटा पैसा बनाना चाहता हूँ। वो क्रिस को कहता है कि हेनरी की जगह तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाओ, क्योंकि हेनरी अभी एक नौसिखिया है और दूसरी तरफ तुम एक्स मैरीन। क्रिस उसका ये ऑफर ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है, जिसके बाद हेनरी ओवन से कहता है हमें क्रिस की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से ओवन उसे गोली मार देता है और फिर उसके साथियों को शूट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में लुओ को क्रिस कार चलाता हुआ नजर आ जाता है। वो उसको शूट करने की जगह उसका पीछा करने लगता है, और तभी पायलट कहता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर इतना फ्यूल नहीं है कि वो उसका पीछा कर सके, इसलिए वो लुओ को वहीं पर उतारकर फ्यूल भरवाने चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस अपने घर वापस आ जाता है और फिर एक फोटो को गुस्से में पंच मारकर तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपना मन शांत करने के लिए अनाथ बच्चों के साथ खेलने लगता है। और तभी वहां लुओ आ जाता है। लुओ क्रिस से कुछ सवाल करता है, लेकिन क्रिस जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होता। जब एक बच्चा क्रिस से बॉल मांगता है तो लुओ नहीं चाहता था कि वो डर जाए, इसलिए वो वहां से जाने का नाटक करता है, मगर असल में अभी भी वो क्रिस पर छुपकर नजर रख रहा था। इसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर हेनरी से मिलने जाता है, लेकिन बिल्डिंग में जाने के बाद उसे अपने भाई की डेड बॉडी दिखती है, जिसे ओवन ने वहां पर छोड़ा था, सिर्फ क्रिस को नीचा दिखाने के लिए। लुओ भी क्रिस के पीछे पीछे उस बिल्डिंग में आ जाता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है, क्योंकि दोनों ही बहुत पहुंचे हुए फाइटर्स हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते सवालात भी कर रहे थे, लेकिन कोई किसी का जवाब नहीं दे रहा था। उन दोनों को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि उन दोनों का ही दुश्मन एक है, और उसी पल कुछ फ्रेंच ऑफिशियल्स वहां पर आकर पैसे मांगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ओवन ने इनका भी बेवकूफ बना दिया है, और उनको वहां से जाने के लिए कहते हुए गलती से क्रिस के हाथ में जो ग्रेनेड था उसकी पिन बाहर आ जाती है। तभी बम फटने के डर से फ्रेंच मैन वहां से भाग खड़े होते हैं। किसी तरह क्रिस और लुओ वापस उसे उसकी जगह लगा देते हैं, और जब वो दोनों बाहर आते हैं, फ्रेंच लोग अपने ट्रक्स में बैठकर क्रिस और लुओ पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन फ्रेंच सोल्जर्स का सामना करते हैं। लुओ उसे एक ग्रेनेड दे देता है, जिसे क्रिस बाहर फेंक देता है और शूटिंग रुक जाती है। मौका देखते ही लुओ क्रिस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और उससे जवाब मांगने लगता है। क्रिस कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। और जब वो बाहर आकर देखते हैं, क्रिस की कार भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। इसके बाद वहां से जाते हुए वो कुछ ग्रेनेड्स का यूज करके उस बिल्डिंग को पूरा तबाह कर देते हैं, और वहां से भागते भागते क्रिस लुओ को सारी बात बता देता है। अगले सीन में ओवन चैंग और उसके साथियों को लेकर रिफाइनरी में आ जाता है, क्योंकि वो रिफाइनरी के अंदर जितना भी ऑयल रिजर्व रखा था उसको अपने कब्जे में लेना चाहता था। चैंग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन तभी ओवन उसके एक साथी को शूट कर देता है, और अब जिस बंदे को वो शूट करने वाला था वो चैंग का बेटा है, इसलिए चैंग ओवन की मदद करने के लिए मान जाता है। चैंग कहता है इन कंप्यूटर्स की एक्सेस की एक बैग में डाली गई थी और वो बैग मेरे पास नहीं है। तभी चैंग का बेटा कहता है आप उस बैग में रखे एक फोन को ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको बैग मिल जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस के गांव में लुओ और क्रिस अनाथ बच्चों का हालचाल देखने के लिए आते हैं। अगले सीन में मे के पास जो बैग था उसमें एक कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल पिक करती है, सामने वाला कॉल काट देता है। लुओ अपनी टीम को कॉल करके कंफर्म करता है कि सभी सेफली ग्रीन जोन में पहुंच चुके हैं कि नहीं। इसके बाद वो देखता है कि क्रिस बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन के रहता है, और तभी बच्चों का मन बहलाने के लिए वो भी क्रिस का साथ देने लगता है। इसके बाद वो दोनों बाहर खाना खाने चले जाते हैं, जहां क्रिस बताता है कि मुझे मे की किताब मिली थी। लुओ पूछता है तुम जानते हो मे कौन है? क्रिस बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। लुओ कहता है मे मेरी बेटी है, हालांकि आजकल हमारे रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट है, क्योंकि वो पुरानी बात को लेकर मुझसे नाराज है। क्रिस कहता है मुझे आज भी मेरे पिता की याद आती है, वो अपने देश के लिए लड़ते हुए जंग में शहीद हो गए थे। लुओ कहता है देश की रक्षा मतलब अपने परिवार की रक्षा।
और तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। उन दोनों की इस बात को मे ने सुन लिया था और उसकी अपने पिता को लेकर नाराजगी अब खत्म हो चुकी थी। अगले सीन में उस गांव में बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं। मे बच्चों को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और लुओ उन घुसपैठियों की तरफ जाने लगते हैं जो ओवन ने भेजे थे। क्रिस एक बंदे पर दीवार तोड़कर हमला करता है। दूसरी तरफ लुओ छत पर एक स्नाइपर को धराशायी कर देता है। तभी दूसरा शूटर लुओ को सरेंडर करने के लिए कहता है और उसी पल वहां पर क्रिस आ जाता है, जिससे वो छत ढह जाती है और वो दोनों मौका देखकर छुप जाते हैं और दूसरे बंदे के आने का इंतजार करते हैं। उसके करीब आते ही लुओ इशारा करता है और क्रिस उस पर हमला करके उसे धाराशायी कर देता है। लेकिन क्रिस लुओ के दूसरे सिग्नल को नहीं समझ पाता और वो गुंडे क्रिस को शूट करने ही वाले थे कि एंड मौके पर लुओ आके क्रिस की मदद करता है और उसी के हाथों उन गुंडों को शूट करवा देता है। इसके बाद क्रिस छत से निगरानी करता है और वहीं लुओ नीचे जमीन पर रहकर उसे जो भी दिखता है उसे मारने लगता है। एक के बाद एक वो दोनों उन सब पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अगले ही पल दुश्मनों को क्रिस की लोकेशन पता चल जाती है और वो उस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रिस ऊपर से नीचे गिरता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो टूटे हुए टावर को अपने ऊपर गिरने से पहले वहां से दूर हो जाता है। इसके बाद क्रिस मे के पास जाता है और उससे चैंग का फोन ले लेता है, जिसे वो ओवन के भेजे हुए आदमियों को दिखाने लगता है कि ये रहा फोन, ले लो। गांव के सारे लोग बाहर आ जाते हैं क्रिस और लुओ की मदद करने के लिए, लेकिन ओवन का एक आदमी एक ग्रेनेड से गांव वालों को डराने की कोशिश करता है। वो गुंडे कहते हैं हमें कोई खून खराबा नहीं करना, हमें मे का बैग चाहिए। क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है, हालांकि मे मना कर रही थी। बैग को लेकर ओवन के आदमी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह मे बताती है कि वो लोग बैग क्यों चाहते थे। शुरुआत में तो क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई पागल अगर किसी कंपनी के रिजर्व ऑयल पर कब्जा करना चाहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मे कहती है ये कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं है। अगर इस रिजर्व की किसी ने चोरी की तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होगी और इससे सिर्फ कंपनी का लॉस नहीं होगा बल्कि पूरी कंट्री का लॉस होगा। बस ये सुनकर क्रिस हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने ट्रक्स दे देता है। लुओ मे को वहां आने से मना कर देता है। वो कहता है वहां जाना बहुत जोखिम भरा है। मे उन्हें वॉर्न करती है कि रिफाइनरी में गन्स मत यूज करना, वरना वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। जब वो चले जाते हैं, मे नोटिस करती है कि वहां पर एक एक्स्ट्रा कार खड़ी है। बैग रिफाइनरी तक पहुंच जाता है और ओवन उसे चैंग को दे देता है। चैंग तुरंत कंप्यूटर एक्टिवेट कर देता है। तभी ऑयल पाइप्स के जरिए बंदरगाह पर खड़े एक जहाज में चढ़ने लगता है। जब क्रिस और लुओ वहां आ जाते हैं तब गार्ड्स उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक करते हैं। मगर क्रिस एक बेहतरीन ड्राइवर है, वो हमलों से बचता हुआ सारे बैरियर्स को तोड़ता हुआ रिफाइनरी में एंटर कर जाता है, लेकिन खुद को सामने वाले ट्रक से टकराने से बचाकर वो पास खड़े एक स्टैंड में टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर धूल का बादल सा फैल जाता है। अब सबको पता चल चुका था कि क्रिस और लुओ आ चुके हैं। ओवन कंप्यूटर में से की निकाल लेता है ताकि कोई कंप्यूटर ऑफ करके ऑयल की सप्लाई को ना रोक सके और अपने कुछ पर्सनल गार्ड्स के साथ वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ लुओ और क्रिस बड़ी ही बहादुरी के साथ गार्ड्स का सामना कर रहे होते हैं। वहां पर मौजूद कोई भी गार्ड इन दोनों जितना काबिल नहीं है और मजबूरन वो गन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए गार्ड्स को इन दोनों के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ता है, जिसमें ये दोनों उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। क्रिस और लुओ एक दूसरे की मदद करते हुए बड़ी ही आसानी से गार्ड्स को धूल चटा रहे थे। आखिरकार वो दोनों बिल्डिंग के मेन एरिया में आ जाते हैं। वहां पर एक गार्ड ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था, मगर लुओ उसका ध्यान भटकाता है। क्रिस उस पर हमला करता है। मौके का फायदा उठाकर लुओ चैंग और उसके बेटे को वहां से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों उस गार्ड का मुकाबला करते हैं। इस बार क्रिस बात करने के बहाने उस गार्ड का ध्यान भटकाता है और मौके का फायदा उठाकर लुओ उस पर अटैक करता है। अब लुओ कहता है कि मैं इस गार्ड को संभाल लूंगा और क्रिस कहता है ओवन को तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ओवन कार में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी मे वहां पर आ जाती है, जो क्रिस को अपने साथ बिठाकर ओवन का पीछा करती है। रिफाइनरी में लुओ गार्ड्स के साथ हैंड टू हैंड फाइट कर रहा था। चैंग उसे दूर से देखता है। लुओ उसे कहता है यहाँ से निकल जाओ। उसी पल एक गार्ड चैंग के पीछे भागने लगता है। तभी लुओ आग बुझाने वाली फोम गन का यूज करके उस गार्ड को चैंग का पीछा करने से रोक देता है। अनफॉर्चुनेटली वो गन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से लुओ को भी चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद उस पूरे एरिया में फोम गिरने लगती है। लुओ एक वायर को अपनी बेल्ट में अटैच करता है ताकि वो नीचे गिरकर उस फोम में डूब ना जाए। वो गार्ड अभी भी उस पिलर पर चढ़ के ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गार्ड ज्यादा देर तक लुओ का सामना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ रोड पर ओवन और क्रिस के बीच फायरिंग हो रही थी। ओवन की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो अपनी कार को रोड से नीचे उतार लेता है, क्योंकि उसे लगता था कि क्रिस की पुराने जमाने की कार ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी। उनके सामने एक रेत का टीला आता है। ओवन की कार उसे आसानी से कवर कर लेती है, मगर मे की कार क्रैश हो जाती है। मे और क्रिस को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, लेकिन तभी वहां लुओ आ जाता है उस जेट वाले ट्रक को लेकर। क्रिस कहता है ये ट्रक तो बहुत धीरे चल रहा है,
हमें इसकी स्पीड बढ़ानी होगी, इसलिए हमें इसमें लगे जेट इंजन को ऑन कर देना चाहिए। और एक बटन दबाते ही वो जेट स्टार्ट हो जाता है और उनके ट्रक की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इस स्पीड से चलने की वजह से उस ट्रक की टक्कर एक ऑयल ले जाते हुए ट्रक से हो जाती है, जिस वजह से वहां मौजूद सारे ऑयल वाले ट्रक एक्सप्लोजन के साथ फट जाते हैं और आगे चल रही ओवन की कार भी क्रैश हो जाती है। ओवन का ड्राइवर वहीं मारा जाता है, मगर ओवन बच जाता है। ओवन मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्रिस को बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है, लेकिन क्रिस मना कर देता है, जिसके बाद ओवन ड्राइवर की सीट पर बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। लुओ उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन ट्रक का टैंक लीक कर रहा था और वहां पर कीचड़ हो गया था। क्रिस उस ट्रक में साइड में लगे कुछ बटन्स प्रेस करता है, जिसके बाद ट्रक के साइड्स में 2 प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और ट्रक कीचड़ से बाहर आ जाता है और जेट इंजन की ताकत से वो ट्रक रेगिस्तान में स्लाइड करने लगता है। इसके बाद वो लोग ओवन की कार को टक्कर मारकर घसीटते हुए एक खाई की तरफ ले जाने लगते हैं। लुओ कहता है, इस तरह से हम सब भी खाई में गिर जाएंगे, मगर क्रिस को कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद लुओ खुद को और मे को एक रस्सी से बांध लेता है और ट्रक के खाई में गिरने से पहले वो दोनों ट्रक से कूद जाते हैं। ट्रक के साथ क्रिस भी नीचे गिर जाता है और तब वो लोग देखते हैं कि उनकी रस्सी ओवन की कार में उलझी हुई है। ओवन सोचता है कि अब मेरे साथ ये भी मारे जाएंगे, लेकिन लुओ मौका रहते उस रस्सी को खोल देता है। इसके बाद मे और लुओ जोर जोर से क्रिस को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद लुओ अपनी नोटबुक में रखी उस पिक्चर को देखती है, जिसके दोनों टुकड़े किसी ने जोड़ दिए थे। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और तभी नीचे से क्रिस लुओ का पैर पकड़ लेता है। वो दोनों उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। यहाँ लुओ को पता चलता है कि क्रिस और मे एक दूसरे को प्यार करते हैं। लुओ इस बात से थोड़ा नाखुश होता है। उन तीनों को पता था कि वो यहाँ फंस चुके हैं और उनके पास मदद की गुहार लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले सीन में लुओ की टीम उन ऑयल के शिप्स पर कब्जा कर लेती है और फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि उन तीनों को भी बचा लिया गया था और वो तीनों क्रिस के गांव में जो खराब वाटर पंप था उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी लुओ की टीम वहां आती है और कहती है एक नया मिशन आया है। इस मिशन में लुओ क्रिस को भी इनवाइट करता है।